नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और नए साल आने वाले हैं, उसमें नए साल की तरह नई वैकेंसियाँ भी रेलवे की आने वाली हैं, तो तैयार रहिए क्योंकि ज़िंदगी बार-बार मौका नहीं देती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने पीछे इस सीरीज़ की 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आशा करता हूँ ऐसा सारे सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएँगे। तो चलिए आज की बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे रामबाण ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें आपका मोटिवेशन, आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? संगम साहित्य जो है वह किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है हमारा तमिल, तेलुगु, कन्नड़। इन सभी भाषाओं में किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो संगम साहित्य जो है वह तमिल भाषा में लिखा गया है। तमिल भा तमिल भाषा जो है, इसमें बहुत सारे प्रकांड, विद्वान प्रकांड बहुत अच्छे विद्वान हुए, बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक हुए। तमिल भाषा जो है वह 5वीं सदी ईसा पूर्व मध्य लिखा गया साहित्य है। कब लिखा गया है? 5वीं सदी से दूसरी सदी के बीच ये तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें बहुत सारे कवि, 2300 से लगभग रचनाएं हुई। 102 अनाम कवि हैं, बहुत सारे वेद, और इन सब का उल्लेख जो है वह चोल, चेर, पांड्य राज्यों में मिलता है। कहाँ मिलता है संगम साहित्य का उल्लेख? चोल, चेर, पांड्य, जो दक्षिण भारत के प्रख्यात राज्य थे, उन सबों में संगम साहित्य का विवरण मिलता है, देखने को मिलता है। तोलक्कापियम जो थे, एक कवि थे, एक विद्वान थे, तोलक्कापियम, तमिल साहित्य के प्रख्यात कवि विद्वान थे। ये बहुत ही प्रख्यात विद्वान थे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, पतंजलि या ज्योतिबा फुले। इनमें से कौन दया प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं? तो दयानंद सरस्वती जो थे वे एक दार्शनिक थे, एक महान विचारक थे। आत्मानंद पांडुरंग भी एक महान विचारक थे। पतंजलि थे, वे हमारे योग दर्शन के संस्थापक थे। और ज्योतिबा फुले, इनके नाम महाराष्ट्र में बहुत ही प्रचलित थे। ज्योतिबा फुले जो थे, इन्होंने महाराष्ट्र में इनके नाम से कई संस्थाएं चलती हैं, कई स्कूल कॉलेज भी हैं इन संस्था के द्वारा। तो प्रार्थना समाज जो था वह आत्माराम पांडुरंग के द्वारा संस्थापित किया गया था।
इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग। पतंजलि थे। पतंजलि कौन थे? पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। देश बंधु, दीन बंधु, ये सब सारे जो थे बहुत ही भारत की स्वाधीनता में अपना बहुत योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, डायलिसिस का उपयोग किस रोग में किया जाता है? ऑप्शन है कैंसर, एड्स, किडनी, लीवर। तो कैंसर जो है इसमें कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी से कैंसर का इलाज किया जाता है। एड्स के लिए उचित देखभाल, उचित दवाइयां उपयोग में लाई जाती हैं। किडनी किडनी में डायलिसिस का प्रयोग होता है। किडनी में डायलिसिस का प्रयोग होता है। डायलिसिस में क्या होता है, रक्त को बदला जाता है, जिससे रक्त जो, यदि किसी का किडनी खराब होता है तो रक्त शुद्ध उसका छानना नहीं हो पाता है, वह अशुद्ध हो जाता है। तो उसी रक्त को बार बार बदला जाता है डायलिसिस के माध्यम से। लीवर जो है वह हमारा पेट का भाग है। लीवर, किडनी, ये सब सारे हमारे पेट के भाग हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस मुगल शासक ने स्थानांतरित किया? तो दिल्ली सल्तनत क्या था? दिल्ली सल्तनत जो था वह 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें कई सारे वंश आए, कई सारे। सबसे पहला गुलाम वंश था। गुलाम वंश जो 1206 से स्टार्ट हुआ था। खिलजी वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश। उसके बाद अगला आया तुगलक वंश। उसके बाद आया सैयद वंश। और अंतिम जो था वह लोदी वंश था। इसी वंश को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत जो था बहुत ही अमीर था। वहां के शासक, वहां के लोगों ने बहुत सारे ही अमीर बना करके रखा था। तो इसमें जो था तुगलक वंश की शुरुआत जो हुई थी 1320 से 1398 तक रही थी। सैयद वंश जो था 1414 से 1451 तक रहा। और उसके बाद फिर लोधी वंश आ जाता है। तो तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। उसी ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किया था। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे तुगलक वंश के राजा थे। इल्तुतमिश जो था वह गुलाम वंश का था। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तुगलक वंश का संस्थापक खिलजी वंश जो था
खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में सर्वाधिक विचलन किस प्रकाश का होता है? मतलब ये एक प्रिज्म है, इससे अगर व्हाइट लाइट को पास कराया जाए तो ये क्या होता है, ये इसका पूरा वर्ण विक्षेपण कर देता है और प्रकाश को बांट देता है। तो पूछता है, क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक विचलन किस प्रकार का होगा? तो ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, बैगनी। इनमें से किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा वो मतलब उसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होगा, बहुत जल्दी छितरा जाएगा वो। तो बैगनी रंग जो होता है उसका विचलन सर्वाधिक होता है और लाल रंग जो होता है उसका विचलन सर्वाधिक कम होता है। इसीलिए ट्रैफिक लाइट में लाल का उपयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यह दूर से ही दिखाई पड़ जाता है लाल रंग, ये होता है। विबग्योर यानी कि वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बैगनी जो है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है। इंडिगो यानी कि पर्पल, गुलाबी जिसको ब्लू, उसके बाद ब्लू होता है, उसके बाद हमारा ग्रीन आता है, उसके बाद येलो आता है, उसके बाद ऑरेंज आता है और उसके बाद रेड आता है। तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होता है, वायलेट का होता है और सबसे कम विचलन रेड का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में बट गया? एक अधिवेशन हुआ था जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वह दो भागों में बट गया। वह अधिवेशन कौन था? तो वह अधिवेशन सूरत अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन था जो 1907 में हुआ था। इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादी उग्रवादी दो भागों में बट गया। उदारवादी में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये सब शामिल थे और उग्रवादी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब सारे मतलब क्रांतिकारी जो नेता थे वे सारे इसमें शामिल थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, कानपुर अधिवेशन। उसके बाद जब लखनऊ समझौता 1919 में 1916 में हुआ, इसमें फिर से कांग्रेस एक एक हो गया। और कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कानपुर अधिवेशन जो था वह 1950 में हुआ था, 1925 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन कई बार हुआ था, 1928, 1933, 1920, 1917 में भी कलकत्ता में हुआ था।
1906 में भी कलकत्ता में हुआ था। और 1906 में ही कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ था। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग हुआ था। उन्नीस सौ 11 में भी हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था और यहाँ 1911 में ही पहली बार जन गण मन गाया गया था। जन गण मन गाया गया था। 1896 में भी कलकत्ता अधिवेशन था। इसमें भी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गाया गया। तो कलकत्ता से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसको आप हमेशा नोट डाउन करके रखेंगे, याद रखेंगे। इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण के बीच रखे धातु के गोले का प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है। 2018 में जो एग्जाम हुआ था तो पूछा जा चुका है, और ये आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। तो ये इस लिहाज से ये क्वेश्चन वीवीआई रहेगा। तो दो समतल के बीच दर्पण के बीच रखे धातु के गोले का जो प्रतिबिंब कितना होगा? ऑप्शन है 1, 4, अनंत या 6। तो दो समतल दर्पण जो होगा उसके बीच यदि धातु का गोला रखा जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वह अनंत होता है, अनगिनत होता है, अनंत होता है, इनफिनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका सही आंसर इनफिनाइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? ऑप्शन है निकेल, कोबाल्ट, सीसा, पारा। निकेल का केमिकल क्या होता है? एनआई होता है। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? सीओ होता है। सीसा का पीबी होता है। पारा का एचजी होता है। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त जो उत्प्रेरक होता है वह हमारा निकेल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो होता है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है सुंदरवन, गिर वन, शिवालिक और पश्चिमी घाट। तो सुंदरवन यहाँ पर क्या है? सुंदरवन एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। इसके अंदर हमेशा उमस भरी गर्मी रहती है और ये बहुत ही डरावना, बहुत ही रहस्यमय तरीके से वन है। यह जो है गंगा नदी के मुहाने पर है। यह जो डेल्टा है एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें एशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, माजुली द्वीप। तो इसी डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन का जो डेल्टा है उसी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गिर वन जो है वह गुजरात में है, गुजरात में है। यहाँ पर पतझड़ टाइप के वन होते हैं। शिवालिक हमारा हिमालय का पार्ट है, निचला पार्ट है। हिमालय का सबसे निचली पार्ट। इसमें कई सारी घाटियां, फूलों की घाटियां, बहुत सारे ट्रांस क्षेत्र आते हैं, बहुत सारे
देवदार, चीड़ आदि वृक्ष इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में हमारा आता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सब सारे क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे आते हैं, वन आते हैं, वे सब होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच किसके मिश्रण से बनता है? पायरेक्स कांच जो होता है वह किसके मिश्रण से बनता है? ऑप्शन है बेरियम सिलिकेट और पारा, बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट, मरकरी और सीसा, सोडियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। Na2SO4 प्लस Al2SO4 या Hg प्लस Pb या बेरियम सिलिकेट प्लस सोडियम सिलिकेट। तो बेरियम सिलिकेट का जो फॉर्मूला आता है वह Ba2O4Si होता है। तो और प्लस सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला आता है Na2SiO3। ये होता है सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला, ये होता है बेरियम सिलिकेट का फॉर्मूला। ये हमारा सोडियम सल्फेट, ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट। उसके बाद है Ba2O4Si प्लस Hg। इनमें से किससे पैरेक्स कांच निर्माण होता है? तो पैरेक्स कांच का जो निर्माण होता है वह बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट के से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पर्ल एस, साइनस, काला पाउडर या सुहागा। इसको बोरेक्स सुहागा के नाम से जाना जाता है। पाउडर, काला पाउडर यानी कि ब्लैक पाउडर, साइनस एक बीमारी होता है, सांस संबंधी बीमारी होता है। एक क्वेश्चन भी ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन में पूछा है। साइनस में एलर्जी होता है किसी को, जैसे धूल, धुआं, ये सब सारे जो एलर्जी होता है उसे साइनस के नाम से जाना जाता है। तो पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है वह उसी को पर्ल एस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पर्ल एस। पोटेशियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? K2CO3। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चेचक रोग का विषाणु कौन है? चेचक रोग का विषाणु कौन है? चेचक रोग जो है वह विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। ये क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन और आरआरबी एनटीपीसी दोनों में पूछा जा चुका है कि चेचक जो है वह, एक में पूछा था कि चेचक किस प्रकार का रोग है, विषाणु जनित, जीवाणु जनित या बैक्टीरिया, और एक पूछा था कि चेचक रोग का वाहक कौन सा विषाणु है। तो
ऑप्शन है हमारा वेरिसेला जूस्टर, जीका वायरस, वुचुरेरिया और प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वह मलेरिया के लिए होता है। वुचुरेरिया जो है वह हमारा फाइलेरिया यानी कि जिसको हाथी पाव भी बोलते हैं, फाइलेरिया इसका वाहक है, इसका विषाणु है, जीवाणु है। जीका वायरस जो है वह एक अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, जीका वायरस जो बहुत ही प्रचलन में था, इससे बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई थी। तो ये भी विषाणु है। तो और वेरिसेला जो है वह चेचक रोग का विषाणु है। वेरिसेला जूस्टर जो चेचक रोग का विषाणु है, ये हमारा सही आंसर है। वेरिसेला जूस्टर चेचक रोग का विषाणु है। अगला क्वेश्चन हमारा है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध जो था वह किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन हमारा है बाबर और राणा सांगा के बीच, या बाबर और हेमू के बीच, या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या अगला क्वेश्चन है हमारा बाबर या मान सिंह के बीच। तो इसमें से किसके बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है वह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो सही आंसर इसका है बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा जो थे वे बहुत ही बहादुर थे। कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा जो है वह खानवा राजस्थान में है। राजस्थान के भरतपुर में खानवा है। यही इसी के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था, जो 6 मार्च 1727 को लड़ा गया था। नहीं, 1527 में लड़ा गया था। तो उस समय का जो शासक था राणा सांगा, उसी के समय में यह युद्ध लड़ा गया था। उसके पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। इसी लड़ाई के बाद, इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया। ठीक है, बाबर और हेमू के बीच भी युद्ध हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त नहीं जमता है? तो ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी से संबंधित रोग होता है। विटामिन बी से बहुत कुछ, मतलब रक्त की कमी कभी हो जाती है, कभी कोबाल्ट कमी, कभी कुछ कमी हो जाती है। और के जो है इसी विटामिन की कमी से रक्त नहीं जमता है। तो ऑप्शन है हमारा, क्या सही आंसर है? विटामिन के। विटामिन के जो है हमारा वह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड़ी पड़वा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो गुड़ी पड़वा जो है वह ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक। इसमें से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह जो है वह महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा जो है बहुत फेमस है। गुजरात में जो है
दांडिया, ये सब जो है प्रसिद्ध है। केरल में मोहिनीअट्टम, ओणम, पोंगल, ये सब जो है प्रसिद्ध है। कर्नाटक में भी पोंगल होता है। तो इस सब राज्यों के प्रमुख त्योहार हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें और भी नए वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।